पतंग बेचने वाली गरीब माँ बेटियां। सरला एक गरीब विधवा माँ थी जो बड़ी मुश्किल से अपनी दोनों बेटियों अवनी और श्रद्धा को पाल रही थी। हाल ही में उसे एक फैक्ट्री से झूठे इल्जाम में निकाल दिया, जिसके बाद उसके खाने पीने का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। एक दिन बेटी अवनी कहती है, माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे जलेबी खाने का मन कर रहा है। कब से आपने हमें जलेबी नहीं खिलाई? हाँ माँ, और स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन होगा, पर मेरे पास कपड़े ही नहीं है, तो मैं प्रतियोगिता में भाग कैसे लूंगी? मेरी कक्षा के सभी बच्चे किसी न किसी चीज में भागीदारी बन रहे हैं। बेटा, यहाँ पर खाने के पैसे नहीं हैं। मैं तुझे प्रतियोगिता के लिए कपड़े कैसे ला कर दूं? मैं इतनी बुरी माँ हूँ कि अपने बच्चों को ठीक से पाल भी नहीं सकती। मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है और अपना काम करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप ऐसे क्यों सोच रही हो माँ? हम कुछ और कोशिश भी तो कर सकते हैं ना, कोई छोटा मोटा काम जिसमें पैसे नहीं लगते हो। ऐसा क्या काम हो सकता है बच्चों? माँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में पतंग और झंडे बनाकर बेचें। इस समय तो काफी सारे लोग इन चीजों को खरीदते हैं, हमारी बिक्री हो जाएगी। अरे वाह, मेरी छोटी बहन ने इतनी अच्छी तरकीब दी, वाह। अवनी बेटे, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही है, पर हमें पतंग बनाने के लिए रंग बिरंगे कागज चाहिए होंगे, उससे ही पतंग बन जाएगी, और झंडा भी। जंगल की लकड़ियों को महीन महीन काट कर डांडिया बना लेंगे, और रंग बिरंगा कागज तो दुकान पर मिल जाएगा। मेरे पास गुल्लक में कुछ पैसे पड़े हुए हैं। चलो तो फिर ऐसा ही करते हैं। फिर मैं अपनी बेटियों को जी भर के जलेबी, रबड़ी, हलवा, पूरी सब खिलाऊंगी और कपड़े दिलाऊंगी। फिलहाल मैं तुम्हें खिचड़ी बनाकर खिला देती हूँ। इसके बाद सरला अपनी दोनों बेटियों के लिए पानी डालकर खिचड़ी बना देती है। रूखा सूखा जैसा होता है खा लेते हैं। उसके बाद तीनों माँ बेटियां जंगल जाकर बारीक लकड़ी को ढूंढकर शाम तक काट छांट करके पतंग की सीक तैयार कर लेती हैं। फिर अगले दिन तीनों मिलकर रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पतंग बनाकर अलग से मांझा लेकर सस्ते दाम में रेड़ी पर बेचने लगती हैं। आइए आइए, सुंदर सुंदर पतंग लीजिए, सिर्फ 5 रुपए की एक पतंग, 5 रुपए की एक पतंग। आइए आइए, 15 अगस्त के लिए झंडे भी लीजिए, सिर्फ 2 रुपए का एक, 2 रुपए का एक। आइए आइए, हमारे पास बहुत सस्ती और रंग बिरंगी पतंग है, और तिरंगे झंडे भी। अरे वाह, आपकी दुकान पर तो बहुत सुंदर पतंग है। ऐसा कीजिए, मुझे 4 पतंग दे दीजिए, और झंडा भी। देखकर ऐसा लगता है कि हाथों से बनाया हो। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना भाई साहब, ये हमने हाथों से बनाया है, बल्कि मेरी दोनों बेटियों ने मेरी मदद की है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरी भी इनकी तरह 2 छोटी बच्चियां हैं। अंकल अंकल, ये लीजिए आपकी तिरंगा पतंग। अगर आपको हमसे और भी सस्ती पसंद चाहिए हो तो आप आ जाना। हाँ हाँ बच्चों, बिल्कुल, ये लीजिए आपके पैसे। आसपास तो कहीं भी पतंग नहीं मिल रही। अच्छा हुआ मुझे आपकी दुकान दिख गई। मुझे भी पतंग दे दीजिए, और अच्छा वाला मांझा भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। इस तरह गरीब माँ बेटी का पतंग बेचने का व्यापार बहुत अच्छा चलता है, और पतंग खत्म होने के बाद वो तीनों रात भर जागकर और पतंग बनाते हैं। कुछ पैसों से जलेबी, रबड़ी, अच्छे पकवानों का आनंद लेते हैं। वाह माँ, गर्मा गर्म मीठी मीठी जलेबियाँ जुबान पर रखकर घुल गई हैं। बहुत अच्छा लगा खाकर, आप भी खाइए ना। हाँ बेटा, मैं तो खा ही रही हूँ। शुक्रिया माँ, हमें ये अच्छी अच्छी चीज खिलाने के लिए। अब 15 अगस्त आने में 1 हफ्ता और बाकी है, अब तक हमारी और बिक्री हो जाएगी, और उसके बाद भी बिक्री होती है। पतंग तो लोग काफी महीनों तक उड़ाते हैं। ये तो है बेटा, पर तुम क्यों शुक्रिया बोल रही हो, जबकि तुम दोनों के पैसों और आइडिया की वजह से हमने ये मुकाम हासिल किया। शुक्रिया तो मुझे तुम दोनों का कहना चाहिए। ओफो, आप दोनों बातें करोगे या खाओगे भी? फिर पतंग बेचने भी तो जाना है। ठीक है ठीक है। खाने पीने के बाद तीनों माँ बेटी पतंग की दुकान पर पहुंच जाती हैं और पतंग बेचने लगती हैं, पर काफी देर से उनके पास कोई पतंग खरीदने नहीं आता।
वहीं सामने जग्गी नाम का व्यक्ति प्लास्टिक पन्नी की काफी सुंदर पतंग बेच रहा था। आइए आइए, 10 रुपए की पतंग लीजिए, सुंदर सुंदर पतंग लीजिए। इस औरत की बहुत कमाई हो रही थी ना, अब से मैं भी पतंग को बेचूंगा। अरे भाई साहब, आप तो बहुत महंगी पतंग बेच रहे हैं, क्यों? अरे भैया, पहले पतंग तो देखिए, सुंदर सुंदर और बड़ी बड़ी लेकर आया हूँ, जो बारिश में भी उड़ सकती हैं, और माझा तो इतना पक्का है कि किसी की भी पतंग को काट दे। अच्छा, तो फिर दे दो। ले लो। अब आएगा मजा, उसकी दुकान के ग्राहक धीरे धीरे मेरे पास आएंगे। माँ देखो, उन अंकल ने हमारे सामने ही पतंग की दुकान लगाई है, इसलिए उनके पास सब आ रहे हैं, हमारे पास नहीं। अब हमारा क्या होगा? हम कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे? हमारी मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा। माँ हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर भी पतंग बेचेंगे। हाँ बेटी, जरूर। 3 दिन बीत जाते हैं। गरीब माँ की पतंग खरीदने सिर्फ 2-4 लोग ही आते हैं, जबकि जग्गी की कमाई काफी अच्छी होती है। वहीं गांव में लोग जग्गी की पतंग उड़ाकर खुश तो थे, लेकिन बाद में उन्हें परेशानी होती है, उनका हाथ कट जाता है। अरे भैया, बचाओ बचाओ, मेरा तो हाथ कट गया, ये कैसा माझा है ये? अरे मेरा हाथ भी कट गया भैया। जरा उस जग्गी को हम चमकाने चलते हैं, लगता है उसने हमें कांच का माझा दिया है, वरना आज तक कभी सरला की पतंग और माझे से हमें इतनी परेशानी नहीं हुई। हाँ, चलो चलो चलो, उसे बताने चलो। फिर गांव के कुछ लोग उसकी दुकान पर जाकर टमाटर और अंडे फेंकने लगते हैं। फिर रघु उसका गिरेबान पकड़ लेता है। अरे अरे, ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। तू तो गया, तेरी वजह से हमारे बच्चों के हाथ कट गए, मेरा हाथ कट गया, और न जाने कितने लोगों को तूने गलत पतंग और माझा दिया है, वो भी इतने ज्यादा पैसों में। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मारो इसे, इसने हमें कांच का माझा बेचकर उल्लू बनाया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। अरे तेरे लालच की वजह से कितना गलत हुआ है, अब हम इसकी पतंग कभी नहीं लेंगे। चलो चलो, सरला की पतंग लो चल के। फिर गांव वाले जग्गी को पीट कर उसे सबक सिखाते हैं। सरला के सारे ग्राहक वापस उसके पास एक एक करके आते हैं और देखते ही देखते उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। माँ देखो, सारे लोग हमारी दुकान की तरफ आ रहे हैं। हाँ माँ, हमारी बिक्री होने वाली है, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अरे सरला बहन, हमें माफ करना, आपको छोड़कर हमने उस लालची जग्गी की पतंग खरीद ली और अंजाम हमें मिल गया। लेकिन अब हम आपसे ही खरीदेंगे, चलिए हमें सुंदर सुंदर पतंग दे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए आइए, सबको पतंग मिलेगी और 4 पतंग पर 1 पतंग फ्री। फिर सरला से सब पतंग खरीदते हैं। देखते ही देखते सस्ती पतंग के बावजूद भी उसकी काफी बिक्री हो जाती है, और पतंग खत्म होने पर दोनों बेटियां बैठकर स्वतंत्र सेनानियों की तस्वीर वाली पतंग बनाती हैं, जिससे आकर्षित होकर सब लोग और खरीदते हैं। साथ ही उसके छोटे छोटे तिरंगे भी बिक जाते हैं, जिससे स्वतंत्रता दिवस तक उसकी काफी कमाई होती है और उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है, और लोग उसकी पतंग उड़ाकर बहुत खुश होते हैं। इस तरह गरीब माँ बेटी को अपने पतंग के व्यापार में काफी सफलता मिलती है। इसी के साथ दोस्तों, आप सबको वंदे मातरम। हेमा और गिरधर की शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, और अब हेमा माँ बनने वाली है। गिरधर रोजी रोटी कमाने के लिए ठेका मजदूरी किया करता था। वहीं हेमा अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश है। अजी ये देखो, मैंने हमारे आने वाले बच्चे के लिए कितना प्यारा पालना सजाया है, और देखो अपने हाथों से उसके लिए प्यारे प्यारे मोजे और स्वेटर भी बुने हैं। देखना मेरे गोरे बच्चे पर ये स्वेटर कितना सुंदर लगेगा। मैंने 9 महीने में अपने बच्चे को अपने गोद में लेने के लिए बहुत इंतजार किया है, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं तुम्हारी बेसब्री और बेताबी को समझ सकता हूँ हेमा। देखो ना, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मेरे लिए पकौड़े बना दो ना। ठीक है जी, अभी बनाती हूँ। फिर जैसे ही हेमा पकौड़े बनाने लगती है, तभी उसे डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। माँ, क्या हुआ हेमा, तुम ठीक तो हो? अजी मुझे दर्द शुरू हो गया है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलिए। बाहर बहुत ही जोरों से बारिश हो रही होती है, साथ ही
जोर जोर से बिजली चमक रही होती है। गिरधर हेमा को अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर हेमा की डिलीवरी कराते हैं। होश में आते ही हेमा कहती है, नर्स, मेरा बच्चा कहाँ है? जल्दी से मुझे मेरा बच्चा लाकर दे दो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। नर्स हेमा की गोद में उसका बच्चा लाकर देती है। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। जैसे ही हेमा अपनी बेटी को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी बेटी एक सांवले रंग की लंबे हाथ वाली लड़की होती है, जिसे हेमा खुद से दूर करके कहती है, नहीं नहीं, ये काली भद्दी लंबे हाथों वाली लड़की मेरी बेटी नहीं हो सकती। देखिए मैडम, हमने खुद आपकी डिलीवरी कराई थी, ये आपकी ही बेटी है, इसे दूध पिला दीजिए। कभी नहीं, मैं इसे अपना दूध नहीं पिलाऊंगी। हेमा की बेटी के लंबे हाथों को देखकर अस्पताल के सारे लोग उसे मनहूस कहने लगते हैं और हेमा कहती है, अजी मुझे घर जाना है, मुझे जल्दी से घर ले चलिए। हेमा, हमारा घर ढह गया है। देखा आपने, इस मनहूस लंबे हाथों वाली बेटी के जन्म लेते ही हमारा वो घर टूट कर बिखर गया, जिसकी एक एक ईंट को हम दोनों ने अपने हाथों से मिलकर लगाया था। मनहूस है ये, मनहूस। मैं तो कहती हूँ इस बारिश में इसे किसी कचरे में फेंकाओ। हेमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? जिस बच्ची को तुमने अपनी कोख से जन्म दिया है, 9 महीने अपने खून से सींचा है, तुम उसे मार डालना चाहती हो सिर्फ इसलिए कि उसके हाथ बाकी बच्चों से ज्यादा लंबे हैं और वो जरा सी सांवली है? तुम्हारे लिए भले ये बच्ची मनहूस है, मगर इस गरीब बाप के लिए मेरी ये लंबे हाथों वाली बेटी लक्ष्मी है। गिरधर जोड़े हुए पैसों से अपने टूटे घर की जगह पर नया घर बनवाता है और अपने लंबे हाथों वाली बेटी का स्वागत करता है। मेरी बच्ची, जैसे राजा जनक के महलों की राजकुमारी होकर भी सीता जी को दुख उठाना पड़ा, वैसे ही तुझे भी अपने लंबे हाथों के कारण ये सब सुनना और सहना पड़ रहा है, मगर तेरा गरीब पिता तेरे साथ है। ये कहकर वह गरीब बाप अपनी बेटी के नन्हे कदमों से गृह प्रवेश कराता है और उसके लंबे हाथों के छाप अपने घर के बाहर दरवाजे पर लगाता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। सिया के सांवलेपन और उसके लंबे हाथों के कारण हेमा उस मासूम की माँ होते हुए भी उसे अपना दूध तक नहीं पिलाती, जिस कारण गिरधर ही उसके लिए माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियां निभाता। इस तरह से 5 साल बीत जाते हैं और सिया स्कूल जाने लगती है और इसी तरह से 18 साल बीत जाते हैं और सिया शादी के लायक हो जाती है। पिताजी, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, ये लीजिए, लड्डू खाइए। अरे बहुत बहुत बधाई हो गुड़िया, ये ले, तू भी तो मुंह मीठा कर। ये लीजिए माँ, आप भी लड्डू खाइए। दूर हट मुझसे, नहीं खाना मुझे तेरे इन मनहूस लंबे हाथों से लड्डू। और ये क्या हर वक्त तू मुझे माँ माँ कहती रहती है? नहीं हूं मैं तेरी माँ, समझी? अरे बेटी तो माँ की परछाई होती है, मगर तू मेरी जिंदगी के लिए बुरा साया है। बस करो हेमा, इतने साल हो गए मगर अपनी बेटी के लिए तुम्हारी कड़वाहट आज भी कम नहीं हुई है, मगर इस बाप का प्यार उसकी बेटी के लिए काफी है। ठीक है, तो अपनी इस लंबे हाथों वाली मनहूस बेटी का कन्यादान भी अकेले ही कर देना। ये कहकर हेमा अपने कमरे में चली जाती है। उस रोज सारी रात गिरधर हेमा के बुरे बर्ताव को सोचकर मन ही मन घुटता जा रहा था, जिसके बाद वह अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगता है और कामिनी अपने बेटे आर्यन का रिश्ता लेकर उनके घर आती है। उस दिन बहुत जोर से बारिश हो रही होती है, जिस कारण उनके घर की छत सीलन की वजह से जगह जगह से टपकने लगती है। हे भगवान, इस बारिश को भी आज ही होना था, जब मेरी बच्ची को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। घर में थोड़ा सा सीमेंट रखा हुआ है, मैं उसे यहाँ लगा देती हूँ। सिया अपने लंबे हाथों से सीमेंट का घोल बनाकर उसे छत पर लगाने लगती है। तभी कामिनी अपने बेटे के साथ वहां आ जाती है। हे भगवान, इस लड़की के हाथ राक्षस जैसे लंबे हैं, मुझे तो ये मनहूस लगती है। पता चले शादी करके अपने लंबे हाथ लेकर जब मेरे घर में आए तो हमें भी गरीब बनाकर छोड़ दे। ऐसा नहीं है कामिनी जी, रुकिए तो सही, मेरी बेटी मनहूस नहीं है। ऐसा कहते हुए गरीब गिरधर दरवाजे पर बैठकर रोने लगता है। कामिनी के बाद भी कई रिश्ते वाले सिया को देखने आते हैं, मगर गरीबी और सिया के लंबे हाथ होने के कारण हर कोई उसे ठुकरा कर चला जाता है। फिर एक दिन गिरधर बारिश में भीगते हुए ठेका मजदूरी के काम पर जा रहा होता है। तभी वहाँ
हरिश्चंद्र एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है। हरिश्चंद्र और कोई नहीं बल्कि गरीब गिरधर का सालों पुराना दोस्त होता है। हर्षू, यहाँ 20 साल बाद देख रहा हूँ तुझे। अरे तू तो बड़ा आदमी बन गया है। हाँ गिरधर, भगवान की दया से आज मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मगर तू इतना परेशान क्यों है? गिरधर अपनी सारी समस्या हरिश्चंद्र को बताता है। अरे मेरे दोस्त, तू अपना दिल छोटा मत कर। वो बदनसीब लोग थे जिसने मेरे दोस्त की बेटी को ठुकरा दिया, मगर मैं तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अगले दिन हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे शुभ के साथ गरीब गिरधर के घर आता है, जहां परिवार की सहमति से शादी पक्की हो जाती है। कुछ ही दिन में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सिया की होने वाली सास शादी के लिए उसे बहुत ही महंगा लहंगा देने के साथ शगुन की हल्दी, मेहंदी और गहने लेकर आती है। सिया बहू, ये तुम्हारे लिए, अब और इंतजार मत कराओ, जल्दी से मेरे शुभ की दुल्हन और मेरे घर की बहू बनकर आ जाओ। जानती है समधन जी, अभी तो बहू के कदम घर में पड़े भी नहीं और मेरे बेटे को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सिया हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। ये सुनकर उस गरीब बेटी की आंखें खुशी के आंसू से भर जाती हैं। जिसके बाद बारिश में ही सिया की हल्दी और मेहंदी होती है, मगर सिया की माँ किसी भी रस्म में मौजूद नहीं होती और शादी का दिन आ जाता है। गिरधर अपना घर गिरवी रख देता है, साथ ही कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी की बड़ी धूमधाम से तैयारी करता है और सिया दुल्हन के जोड़े में सज धज कर आंखों में आंसू लिए अपनी माँ के पास आती है। माँ, आज इस घर से तुम्हारी इस बदनसीब बेटी की विदाई हो जाएगी। हो सके तो अपनी इस अभागन बेटी को एक बार, बस एक बार अपने गले से लगा लेना और अपना हाथ मेरे सर पर रख देना। ऐसा कहते हुए सिया अपनी माँ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद हेमा की सोई हुई ममता जाग जाती है और वह अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे लंबे हाथों के चलते तुझे अपना दूध तक नहीं पिलाया और तुझ पर अपनी ममता भी ना लुटा सकी, मगर आज तेरी माँ तुझे खुशी खुशी विदा करेगी। इसके बाद हेमा और गिरधर अपनी गरीब बेटी का कन्यादान करते हैं और बारिश में वह गरीब बाप अपनी बेटी को विदाई देता है। भाई साहब, चिंता मत कीजिए, बहू नहीं बल्कि बेटी लेकर जा रहे हैं। समधन जी, अगर दुनिया के हर ससुराल वालों के लिए बहू बेटियां बन जाए, उस दिन के बाद से बेटियां किसी गरीब बाप के लिए बोझ नहीं रहेगी और ना ही किसी की बेटी दहेज की आग में झुलसेगी। जा मेरी बच्ची, तेरा ये गरीब बाप आज तुझे दिल से भर कर दुआएं देता है कि तुझे तेरे ससुराल में हर वो खुशी मिले कि तुझे अपने मायके की कभी याद ना आए। इस तरह से गरीब बाप अपनी लंबे हाथ वाली बेटी को खुशियों भरी विदाई देता है।